तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फिर से आपका स्वागत है साक्षी क्लासेस के एक और क्लास में। हम लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिस्ट्री के दो चैप्टर्स स्टार्टिंग के यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्यवाद दोनों के जो मेन ऑब्जेक्टिव थे हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम लोग फिर से एक नई सुबह, एक नया स्टार्ट। हमारा अगला चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवाद, हम लोग इसको लेकर के आए हैं। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो पिछले 2-4 सालों में रिपीटेशन में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी आसान सा चैप्टर है, आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सारे एमसीक्यू को क्लियर करते हुए हम लोग इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसको भी आज इस क्लास में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और हम लोग जाते हैं अपने पहले सवाल की ओर। तो बच्चों, हमारा पहला सवाल है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ये जो किताब है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ये किसने लिखी थी, ठीक है। तो ये किताब लिखी थी फान बोई चाओ ने। किसने लिखी थी बच्चों? फान बोई चाओ ने। इन्होंने इस किताब में बताया था कि हिंद चीन किस तरह धीरे धीरे फ्रांस का गुलाम हुआ और वियतनाम ने जो अपनी स्वतंत्रता है वो कैसे खोई, और जो फ्रांसीसी उपनिवेशवाद था उसने कैसे पूरी तरह वियतनाम को अपने कब्जे में कर लिया। तो इस पुस्तक में इन्होंने यह बताया था, और यह पुस्तक लिखी थी किसने? फान बोई चाओ ने। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में भी कवर कर चुके हैं, और जहां तक मैं सही हूँ हमने पहले वीडियो में भी इस सवाल को लाया था। 1946 में जो समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच, वो समझौता ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। यह समझौता था हनोई समझौता। कौन सा समझौता था बच्चों? हनोई समझौता। हनोई समझौता। यह समझौता लाया गया था फ्रांस और वियतनाम के बीच शांति स्थापित करने के लिए, लेकिन यह समझौता भी दोनों के बीच के युद्ध को खत्म नहीं कर सका और यह युद्ध फिर से छिड़ गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, और आंसर आप लोग जान के रखेंगे क्या होगा? हनोई समझौता, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला सवाल, हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? हिंद चीन का जो क्षेत्र था वो लाओस, वियतनाम और कंबोडिया के मिक्स क्षेत्र से बनता है। तो यहाँ पे कोलोन वर्ड किसके लिए यूज किया था? ये वर्ड यूज किया था फ्रांसीसी नागरिकों के लिए जिन्होंने हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाया था। ये फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। कंबोडिया की राजधानी क्या है? क्या है सवाल बच्चों? कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर होगा नोमपेन। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोमपेन, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल है हमारा, उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तर और दक्षिण वियतनाम। देखो बच्चों, हुआ यह था कि जब फ्रांस के बीच और वियतनाम के बीच घमासान स्थिति थी, दोनों के संबंध एकदम अच्छे नहीं थे। वियतनाम पूरा का पूरा हिंद चीन लगभग उपनिवेश बन चुका था फ्रांस का। तो उसी बीच इन्होंने वियतनाम को दो भाग में बांट दिया था, एक उत्तर वियतनाम और एक दक्षिण वियतनाम। तो इसमें से जो दोनों जब जाकर के मिल जाते हैं, यह होता है अप्रैल 1975 में। अप्रैल 1975 में, अप्रैल 1975 में क्या होता है, जो उत्तर वियतनाम होता है यह दक्षिण वियतनाम का जो सबसे मेन इलाका होता है साइगोन, साइगोन पर कब्जा कर लेता है, और इस तरह दोनों का एकीकरण हो जाता है। तो इस वजह से यदि पूछे कि एकीकरण कब हुआ, तो हम लोग बोलेंगे अप्रैल 1975। चलते हैं आगे। सिंगापुर कब आजाद हुआ? क्या है सवाल हमारा? सिंगापुर कब आजाद हुआ? तो यह सिंगापुर आजाद हुआ था 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में मलेशिया से अलग होकर के सिंगापुर एक स्वतंत्र स्थान बन गया था। तो सिंगापुर कब आजाद हुआ था? 1965 ईस्वी में। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये जो इलाका था हमारा, ये हिंद चीन, ये इस इलाके में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली, ओके। ये देख रहे हैं आप लोग, ये सवाल कितनी रिपीटेशन में पूछा है? 16 में, 18 में, 20 में और 22 में, ओके। चलते हैं आगे।
अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? देखो इस चैप्टर में ये जो है काफी महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है ये मंदिर। ये मंदिर जो है बच्चों, यह कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। और इसको बनाया किसने था? लो, हमारा अगला सवाल भी आ ही गया उसी से रिलेटेड कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। यहाँ पे शायद स्पेलिंग मिस्टेक है, इसका आंसर होगा सूर्यवर्मन द्वितीय या सूर्यवर्मा द्वितीय। ओके, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो हम लोग इस सवाल को भी देख चुके हैं, इसका आंसर होगा 1975। क्या हुआ था इस समय? जो उत्तरी वियतनाम था उसने दक्षिणी वियतनाम को हरा दिया और एक दूसरे का एकीकरण कर लिया और वापस से वियतनाम एक हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बाओदाई की सरकार कहाँ थी? बाओदाई की सरकार कहाँ थी? तो बच्चों बाओदाई की सरकार थी दक्षिणी वियतनाम में। कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम में। अब इसके बारे में हम लोग जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो समझ लेते हैं, ठीक है। बाओदाई की सरकार को पूरी तरह फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। किसका समर्थन प्राप्त था? फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। फ्रांस जो था वो एक, जैसे आप लोगों ने कठपुतली देखी होगी ना, उसका कंट्रोल किसी और आदमी के हाथ में होता है और वो फिर उसको नचाता है। तो बाओदाई को फ्रांस इसी तरह नचाता था। फ्रांस ने अपनी सुविधा के लिए दक्षिणी वियतनाम का शासक बाओदाई को बनाया था और बाओदाई के द्वारा फ्रांस जो है वो कंट्रोल रखना चाहता था, ठीक है। चलते हैं आगे हम लोग। निम्नलिखित में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? निम्नलिखित में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था बच्चों जापान का आत्मसमर्पण। हुआ यह था कि इस घोषणा पत्र के द्वारा जापान को यह कहा गया था कि वह बिना किसी शर्त के युद्ध में क्या करे? आत्मसमर्पण कर दे। कौन से युद्ध की बात हो रही है यहाँ? द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है। जापान को बोला गया था कि वह क्या कर दे? आत्मसमर्पण कर दे, यदि सरेंडर कर दे, अपने हथियार गिरा दे। और इस पर यह शर्त ला दी गई कि जापान क्या करेगा इसके बदले? जापान अपनी सैन्य सेना खत्म करेगा, किसी भी तरह से सैन्य शक्ति नहीं बढ़ाएगा और बदले में सभी देश जापान के सैनिकों की जान बख्श देंगे। तो इस घोषणा से क्या कहा गया था बच्चों? जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था। चलते हैं आगे। टोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? कौन सा है स्कूल? या तो टोंकिन फ्री लिखा हुआ मिल सकता है आपको, या आपको टोंकिन फ्री मिल सकता है, ठीक है। टोंकिन फ्री या टोंकिन फ्री, यह स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था वियतनाम में। अब देखो सिर्फ हम लोग ये नहीं समझेंगे यहाँ पे कि वियतनाम में स्थापित था बोल के नेक्स्ट, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि यह स्कूल क्या था, इसका उद्देश्य क्या था और यह कब लाया गया। तो देखो समय है 1907 का। कब का? 1907 का। 1907 में इस विद्यालय की शुरुआत होती है। विद्यालय का प्राथमिक उद्देश्य फ्रांसीसियों का यह रहता है कि इस विद्यालय के द्वारा वह हिंद चीन के जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो वियतनाम के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, वो उनके अंदर पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति विकसित करे, उनको पश्चिमी ज्ञान दे। क्या दे? उनको पश्चिमी शिक्षा, विज्ञान, साहित्य आदि का उनको ज्ञान दे और धीरे धीरे उनको उनके कल्चर से अलग कर दे। उनको क्या कर दे? जो उनका कल्चर था उसको खत्म कर दे और उनको जो फ्रांसीसी सोच है, जो फ्रांसीसी विचार है उसमें ढाल दे। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, इस स्कूल के जो विद्यालय के जो अध्यापक थे, जो टीचर्स थे, जो सभी लोग काम करते थे, उन्होंने इस विद्यालय का प्रयोग फ्रांस के अगेंस्ट ही करवाना शुरू कर दिया। बच्चों के अंदर राष्ट्रवादी भावना विकसित करनी शुरू कर दी, उनको आज़ादी का महत्व समझाने लगे और इस तरह से इस स्कूल का उद्देश्य बदल गया, ठीक है। लेकिन इसका प्रारंभिक उद्देश्य हम लोग जान के रखेंगे। 1907 में यह स्कूल बनाया गया। इसका प्रारंभिक उद्देश्य एक ही था, पश्चिमी शिक्षा का
प्रचार प्रसार, ठीक है, पश्चिमी शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना वियतनाम और हिंद चीन के लोगों में। तो कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? वियतनाम में। चलते हैं हम लोग आगे। दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? ठीक है, दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार की थी? ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर होगा न्यो दिन दियम। अब देखो, अब तो आप लोग सोच रहे होंगे कि दक्षिणी वियतनाम में तो हम लोग बाओ दाई बताए हैं, तो न्यो दिन दियम क्यों बता रहे हैं? तो ठीक है, तो इसको समझते हैं अच्छे से। ये बात है 1954 के बाद की। कब की? 1954 के बाद की, जब जिनेवा समझौता होता है और फ्रांस से वियतनाम पूरी तरह स्वतंत्र हो जाता है, लगभग उसको आज़ादी मिल जाती है, तो बाओ दाई के हाथ से सरकार लेकर के न्यो दिन दियम वहां पे स्वतंत्र रूप से वहां का राष्ट्रपति बनता है। बाओ दाई जो था यह फ्रांस समर्थित शासक था। कौन सा शासक था? इसको फ्रांस समर्थित शासक हम कह सकते हैं। इसको फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। किसका समर्थन प्राप्त था? फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। और इसी को बाद में अमेरिका ने भी समर्थन दिया, क्योंकि सब कंट्रोल रखना चाहते थे वियतनाम पर। लेकिन जैसे ही 1954 का जेनेवा समझौता होता है, इसके हाथ से न्यो दिन दियम अब सरकार ले लेता है। ठीक है, तो हम लोग किसके साथ चलेंगे? ऑप्शन सी के साथ, न्यो दिन दियम के साथ। अगला सवाल, हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था? हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था? ठीक है, तो जैसे कहाँ का आ गया तो सबके मन में आता है कि वियतनाम होगा। ठीक है, अब लेकिन वियतनाम होगा तो उत्तरी होगा या दक्षिणी होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो इसको समझते हैं हम लोग। देखो, जब वियतनाम टूटा तो वह दो भाग में टूटा, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम के का शासन संभाला हो ची मिन्ह ने। किसने? हो ची मिन्ह ने। और दक्षिणी वियतनाम का शासन संभाला बाओ दाई ने। किसने? बाओ दाई ने। ठीक है, हो ची मिन्ह ने उत्तरी वियतनाम का शासन संभाला और दक्षिणी वियतनाम का शासन संभाला बाओ दाई ने। इसको याद रखना है दोनों को। ठीक है, तो हो ची मिन्ह कहाँ के शासक थे? उत्तरी वियतनाम के शासक थे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? हम लोग अभी जस्ट इसको पढ़े हैं। बाओ दाई को किसका समर्थन प्राप्त था? फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1954 का जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित 30 सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? आप लोग एग्जाम में इस चीज पर गौर करेंगे। ठीक है, जब भी इस तरह का बड़ा क्वेश्चन दिखे तो तुरंत भावुक होकर के उसका आंसर नहीं देना है, क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ना है। हो सकता है आपको क्वेश्चन के लास्ट में नहीं वर्ड दिख जाए और आपको निगेटिव ऑप्शन चुनना हो, लेकिन आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। आप यहाँ तक देखेंगे कि सदस्य निम्नलिखित में से कौन, आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, खोजने लगेंगे कि कौन था। ठीक है, तो हमको देख के चलना है कीवर्ड है या नहीं था। तो सबसे पहले तो जेनेवा समझौता किसके बीच हुआ था ये देखते हैं। तो जेनेवा जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि फ्रांस था और वियतनाम था। फ्रांस था और वियतनाम था। तो जब फ्रांस के साथ ही समझौता हो रहा है तो उसके निगरानी आयोग में फ्रांस को तो बिल्कुल नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वो तो फिर अपने साथ पक्षपात करेगा, वो दूसरे के साथ पक्षपात करेगा, वो फैसला सही नहीं लेगा। तो इसीलिए इसके सदस्यों में फ्रांस को नहीं रखा गया था। जिससे इनका कोई संबंध नहीं है, भारत को रखा गया था, कनाडा को रखा गया था, पोलैंड को रखा गया था, लेकिन हमसे पूछ रहा है नहीं रखा गया था, तो फ्रांस इसका सही आंसर होगा। चलते आगे। दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार निम्नलिखित में से किसकी समर्थक थी? बाओ दाई की सरकार जैसे आएगी हम लोग चलेंगे ऑप्शन फ्रांस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था? वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। उत्तरी वियतनाम का शासक था। उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? यह हम लोग बना चुके हैं, अप्रैल 1975 में हुआ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, काफी फास्ट जा रहे हैं हम लोग। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तो देखो, यूनान जो था वो काफी समृद्ध देश था, लेकिन एक लंबे समय तक वह तुर्की
और ओटोमन साम्राज्य के अधीन था, जिसके कारण यूनान अपना विकास कभी नहीं कर पाया। उसने दूसरे देशों को ज्ञान दिया, तकनीक दी, लेकिन यूनान खुद हमेशा सबसे पीछे रह गया। लेकिन जब यूनान के अंदर राष्ट्रवादी भावना झलकी तो उसने तुर्की से युद्ध किया, तुर्की से बगावत की और आज़ादी ली। लेकिन तुर्की के समर्थन में भी एक देश था इस समय, मिस्र। मिस्र जो था, मिस्र के जो राजा थे उस समय के, उन्होंने युद्ध में तुर्की की सहायता की थी, लेकिन फिर भी मिस्र और तुर्की साथ में यह युद्ध हार गए थे और इस वजह से यूनान स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, चलते हम लोग आगे। विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? विश्व का पहला समाजवादी शासन, हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर सी, रूस के साथ। आपके सेकंड चैप्टर में भी यह सवाल था। समाजवादी शासन, रूस स्वतंत्र हुआ था 1917 में, 1917 की बोल्शेविक क्रांति। उसके बाद लेनिन की सरकार आई, लेनिन ने जाकर के तब समाजवादी शासन की अच्छे से नींव रखी। चलते हैं हम लोग। वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल, सवाल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं टोंकिन फ्री स्कूल का। ठीक है, हम लोग शायद क्वेश्चन नंबर 12 में देखे थे इसको, आप लोग पीछे जाकर के भी देख सकते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। किसने की थी? तो इसका प्रारंभिक उद्देश्य था फ्रांसीसी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और वियतनाम के लोगों को अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर करना। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो इसके अंदर चीन तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन कट हो गया। हिंद चीन खुद है, ये तो कट हो गया। चीन नहीं आएगा, थाईलैंड नहीं आएगा, कट हो गया। बचा हमारा कौन? कंबोडिया सही है, वियतनाम सही है, लाओस सही है। ऑप्शन नंबर सी, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। नेक्स्ट सवाल। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी, जो हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसते थे जाकर, उनको कहा जाता था कोलोन। नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो बच्चों ये शासक थे कहाँ के? कंबोडिया के। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। आज का सेशन हमारा काफी स्पीड जा रहा है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लगे रहिए, टाइम पे आंसर दीजिए क्वेश्चंस का। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी कि ये जो वर्ड है ना, ये उनका असली नाम नहीं था, ये उनका असली नाम नहीं था, उनको बुलाया जाता था। इनके अलावा उनको अंकल हो भी बुलाया जाता था। तो आखिर पूछ रहा है इस वर्ड का मतलब क्या है? तो इस वर्ड का मतलब होता है पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक का मतलब रास्ता दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने उत्तरी वियतनाम के लोगों को स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया था, उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। इस वजह से क्या होगा इसका आंसर? पथ प्रदर्शक। आगे सवाल, वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो कोलोन कहा जाता था, हम लोग देख चुके हैं, फ्रांसीसी नागरिकों को। देखिए हम लोग क्वेश्चन रिपीटेशन में इसलिए डलवाए हैं ताकि ऐसा ना हो कि आप कोई क्वेश्चन एक नंबर में देखें और फिर वो आपके रिपीटेशन में ना आए, तो बीच बीच में सेम क्वेश्चन आएंगे ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। चलते हम लोग आगे। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए सवाल कब कब आया है, 22 में, 21 में, 11 में, 12 में, 15 में। ठीक है, तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। नेक्स्ट सवाल, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? देख चुके हम लोग, किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ? ठीक है, आज इस सवाल के बाद हम लोग एकदम कंठस्थ कर लेंगे कि फ्रांस और वियतनाम के बीच दो समझौते होते हैं। एक होता है 1946 में, जिसको हम कहते हैं क्या हुआ इसको, जिसको हम कहते हैं हनोई समझौता।
जिसको हम कहते हैं हनोई समझौता। ठीक है, हनोई समझौता। और एक हुआ 1954 में, जिसको हम कहते हैं जेनेवा समझौता। क्या कहते हैं? जेनेवा समझौता। सॉरी बच्चों फॉर टेक्निकल ग्लिच। ठीक है, 1946 में क्या हुआ? हनोई समझौता। 1954 में क्या हुआ? जेनेवा समझौता। हनोई समझौता करवाया गया था फ्रांस और वियतनाम के बीच युद्ध में शांति के लिए, लेकिन यह फेल कर गया, लड़ाइयां फिर फैल गई। फाइनली 1954 के जेनेवा समझौते में जाकर के यह समस्या सुलझी। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है 1946 वाला, तो 46 में हम किसके साथ जाएंगे? हनोई समझौता के साथ। चलते हैं नेक्स्ट। कंबोडिया की राजधानी क्या है? कंबोडिया की राजधानी क्या है? ठीक है, तो कंबोडिया की राजधानी में हम जाएंगे ऑप्शन बी, नोम पेन के साथ। अगला सवाल, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कब हुआ था? 1975 में। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? अब देखो, अब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम एक साथ कब जुड़े वो पूछे, या सवाल घुमा के पूछे कि सिर्फ वियतनाम का एकीकरण कब हुआ वो पूछे, दोनों बात में हमारा आंसर होगा 1975 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। वियतनाम के नुकसान का इतिहास, वियतनाम के नुकसान का इतिहास। हमने सबसे फर्स्ट सवाल देखा था इसको, फर्स्ट के बाद ये अभी आया 35 नंबर पे फिर से। इसको लिखा था फान बोई चाउ ने। किसने लिखा था? फान बोई चाउ ने, फान बोई चाउ ने लिखा था। ठीक है, इस पुस्तक में क्या बताया था उन्होंने? इन्होंने बताया था कि किस प्रकार धीरे धीरे वियतनाम ने अपनी स्वतंत्रता खो दी और फ्रांस ने उसे अपना उपनिवेश और गुलाम बना लिया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? पुर्तगाली थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? देखो, ये जो थी, ये म्यांमार की राजनेता थी और म्यांमार के जितने भी आंदोलन थे शुरुआत के दिनों के, उन्होंने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो आंग सान सू की का संबंध किस देश से है बच्चों? इनका संबंध है म्यांमार देश से। आगे चलते हैं हम लोग। बोलीविया, बोलीविया के बारे में पूछ रहा है कि वहां जो जन संघर्ष हुआ उसका मुख्य कारण क्या था? क्या पानी की कीमत में वृद्धि थी? क्या खाने के दामों की कीमत में वृद्धि हो गई इसलिए वहां संघर्ष हुआ? या पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो गई इसलिए संघर्ष हुआ? या कुछ नहीं? तो देखो, हुआ यह था कि बोलीविया की जो सरकार थी उसने पानी पानी जो सप्लाई होता है उसका निजीकरण कर दिया था, जिस कारण से जो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में ये गया, तो उस वजह से पानी की कीमत क्या हो गई? अचानक से बढ़ने लगी। तो इस वजह से लोगों ने वहां आंदोलन किया और सरकार से अपना बदला लिया। तो हम लोग किसके साथ चलेंगे? ऑप्शन ए के साथ। पानी की कीमत में वृद्धि हुई थी, तब बोलीविया में जन संघर्ष हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर बी, सूर्यवर्मा द्वितीय के साथ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? क्या बताए थे? किसकी प्रथम सरकार थी? यदि पूछे कि फ्रांस समर्थित सरकार किसकी थी, तो हम बाओदाई के साथ जाएंगे। ठीक है, यदि पूछे फ्रांस के समर्थन से किसकी सरकार थी, तो बाओदाई के साथ जाएंगे। यदि दक्षिणी के जगह उत्तरी पूछे तो हो ची मिन के साथ जाएंगे। लेकिन यदि प्रथम सरकार ऐसे पूछे तो हम जाएंगे किसके साथ? न्यो दिन दियम के साथ, जो कब बना था? बाओदाई के बाद। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ? मैं भी यहाँ पे ऑप्शंस में मिस्टेक है, यहाँ होगा 1864 भी होगा ऑप्शन में। ठीक है, 1864 हम लोग और इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे, 1864 के साथ जाएंगे। ठीक है,
हुआ क्या था 1864 में जेनेवा कन्वेंशन में यह बात की गई थी, जो लड़ाइयाँ होती है, ठीक है, किसी भी जगह पे, उसमें जो घायल सैनिक है, उसमें जो घायल लोग हैं, आखिर उनके भी कुछ अधिकार है, उनको ऐसे ही छोड़ नहीं सकती है कोई सरकार, या वो जिसके लिए युद्ध कर रहे हैं उनको मरने के लिए नहीं छोड़ सकती है। तो घायलों का अधिकार, किसका अधिकार? जो युद्ध में घायल हैं, जो युद्ध में घायल हैं, घायलों के अधिकार, घायलों के अधिकार। जो अस्पताल में लोग काम कर रहे हैं इनके लिए, जो अस्पताल के स्टाफ हैं, अस्पताल के जो स्टाफ हैं उनके अधिकार इत्यादि अधिकार, जो मेडिकल स्टाफ है उनके अधिकार, इनको किसी तरह की दिक्कत न हो, इसीलिए प्रथम जेनेवा कन्वेंशन 1864 में किया गया था और यही निर्णय लिया गया था कि जो घायल हैं, वो जिसके लिए घायल हो रहे हैं, जिनके लिए वो युद्ध कर रहे हैं, उनकी देख रेख करना और सुरक्षा करना उनका काम है। तो कब हुआ था? 1864 में। चलते हैं हम लोग आगे। टोंकिन फ्री स्कूल या टोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? हम लोग देख चुके हैं, वियतनाम में किया गया था। रिपीट कर लेते हैं, 1907 में किया गया था। क्यों किया गया था? पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए। किसके लिए? पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बाओदाई की सरकार कहाँ थी? हम लोग देख चुके हैं इसको भी। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम अलग अलग सरकार थी। उत्तरी वियतनाम में थे हो ची मिन और दक्षिणी वियतनाम में कौन थे? बाओदाई थे। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? हमारा सवाल 1975 हमारा सही होता है, ठीक है, वेरी गुड। और आज के साथ ही यहाँ का सेशन हमारा ख़त्म होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। और हम लोग इस तरह से हिस्ट्री के 3rd चैप्टर को यहाँ पे फिनिश करते हैं। और लगभग आप लोग यह विश्वास रखिए कि आज जितने सवाल यहाँ पे बने हैं, इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं पूछता, इससे बाहर कुछ पूछेगा भी नहीं। हम लोग इसको इतने अच्छे से आज पढ़े हैं, एक्सप्लेन किए हैं कि इसके साथ साथ यदि शॉर्ट क्वेश्चन भी इन टॉपिक से रिलेटेड आएगा तो वो भी आप एग्जाम में बना लेंगे। और लगे रहिए, आपके एग्जाम में समय बहुत कम है, मेहनत आपको डबल करनी है और हम लोग भी आपके साथ मेहनत करने को तैयार है। थैंक यू सो मच।